नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, भारत का संवैधानिक इतिहास वो देख रहे थे और हम लोगों की जर्नी पहुंच चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस एक्ट के बारे में। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, इस एक्ट के आने से पहले गांधी जी की एंट्री भारत में हो चुकी है। गांधी जी ने पूरे देश में कई सारी सभाएं की हैं, कई सारे लोगों से मिले हैं, देश की नब्ज़ इन्होंने पकड़ी है और जनता भी इनको अपना सर्वकालिक नेता मान रही है। इसी बीच में रॉलेट एक्ट लाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद इसके पहले अगर देखें तो जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, गांधी जी ने अभी तक सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ कर ही लिया है। चंपारण में जो उनका सत्याग्रह है, खेड़ा वाला है, और अहमदाबाद मज़दूरों की जो मिल स्ट्राइक थी। तो इन सबको देखते हुए यहाँ के जो अभी मौजूदा हालात हैं वो काफ़ी गर्म है। और इन्हीं सब बीचों में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया जिसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस समय एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है भारत के लिए, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1915 से लेकर 1921 तक भारत के वायसराय रहे हैं, इन दोनों के रिकमेंडेशंस को इसमें माना गया और इनको एक तरह से सम्मान देने के लिए भी इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रखा गया है। और इसमें कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुधार हैं वो किए गए हैं। तो बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें मेन सुधार हुए हैं। तो सबसे पहले जो प्रांतीय सरकार है और जो केंद्रीय सरकार है, इनमें कामों का बंटवारा किया गया है, या ये कहें कि जिसे कहते हैं द्वैध शासन प्रांतों में शुरू किया गया है इसके तहत। और जो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इनको मिला है, जो भारत की प्रांतीय जो सरकारें हैं उनको क्या मिला है। तो मैंने यहाँ पे कुछ हिस्से में बांट रखा है कि प्रांतीय जो सरकार है उसमें एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है और एक विधायिका होती है। तो पहले कार्यपालिका का काम देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव को क्या क्या मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे डायरेक्टरी या द्वैध शासन की शुरुआत हुई है, और इस द्वैध शासन में दो क्लासेस प्रशासकों का, दो वर्ग बनाया गया है, और इन दोनों वर्ग के दो अलग अलग नाम हैं और दो अलग अलग काम हैं। तो जो प्रशासन करने के लिए दो वर्ग या दो गुटों को बनाया गया, तो एक है इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसलर का, और दूसरा है जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स, उनका। जैसा कि हम अभी सभी जानते हैं कि जो गवर्नर होगा उस प्रांत का, वो उसका कार्यपालिक मुखिया होगा, जिस तरह आज मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यपालिक मुखिया हैं। तो प्रोविंसेस में जो गवर्नर था वो कार्यपालिक मुखिया था, और इसके पास जो कानून बनाने के अधिकार थे, उनमें जो सूचियाँ थीं कि किस मद में कौन सा कानून बनाया जाएगा, तो उन जो सूची लिस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। इस तरह आज हमारे देश में जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें हमने राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची बना रखी है, और उसी के तहत सभी को अपने अपने क्षेत्र में जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार है। तो इसकी शुरुआत हमें 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिल रही है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो काम थे उनको दो सूचियों में बांटा गया, एक रिजर्व सूची थी, एक ट्रांसफर्ड सूची थी। तो जो रिजर्व सूची थी उसके नाम से मालूम चल रहा है कि रिजर्व है, तो मतलब इसमें जो भी लोग प्रांतीय सरकार में चुन के आए हैं या फिर और भी जो लोग हैं, आम जनता है, उसको किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि इस रिजर्व सूची में कुछ कहे या इसमें जुड़े हुए जो कानून पे बात करे। ये नाम से ही रिजर्व है, आरक्षित सूची है, तो ये तो गवर्नर की एक अधिकार, या एक तरह से कहें तो गवर्नर के उसके दायरे में है। और इसमें सिर्फ गवर्नर या उसके जो काउंसिल है वही मिलकर कोई जो कानून है बना सकती हैं। और दूसरी ट्रांसफर्ड सूची, उसमें बाकी सभी को अधिकार मिले हैं। तो जैसा कि जो गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं वो जो रिजर्व सूची के मालिक रहेंगे, और इस रिजर्व सूची में, इस आरक्षित जो सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर, सिंचाई, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, मतलब मोटे मोटे और जो काम के विषय थे वो सब इन्होंने किसमें डाल दिए, रिजर्व सूची में। और इसमें कहा कि इन सब पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर और उसकी काउंसलर के पास रहेगा। दूसरा हमने वर्ग देखा था प्रशासक का, जिसको मैंने मंत्री या मिनिस्टर्स कहा था, उनको क्या क्या काम मिला। तो उनको जो विषय मिले हैं वो कौन से मिले हैं, ट्रांसफर्ड सूची वाले या हस्तांतरित जो विषय हैं वो मिले हैं। और इसमें क्या क्या उनको मिला है, शिक्षा, लोकल गवर्नमेंट, स्वास्थ्य, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंडाउमेंट्स, ये सारे जो कम महत्व के सब्जेक्ट हैं वो दिया गया मिनिस्टर्स को। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये आम जनता के बीच से चुन के आए हुए लोग हैं, अमूमन ये सभी भारतीय हैं।
तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डायरेक्टी है या द्वैध शासन है प्रांतीय सरकारों में, वो शुरू किया 1919 के एक्ट में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मिनिस्टर्स लोग हैं ये सब इलेक्टेड हैं, निर्वाचित लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आम लोगों ने इनको वोट दे के चुना है। इस वक्त तक सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। और ये इन लोगों का जो चुनाव होता था एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जिसे कहें विधायी परिषद, वो अपने लोगों को नॉमिनेट करती थी और वही लोग फिर बाद में मिनिस्टर्स बनते थे। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, जिनका मुखिया कौन है, गवर्नर, वो किसी भी तरह की विधायी जो संस्था है उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है कि आपने कैसा कानून बना दिया, क्योंकि उनका जो कानून बनाने का अधिकार है वो रिजर्व सूची में आ रहा था। बशर्ते जो मिनिस्टर्स लोग हैं, जो लोग जनता के बीच से चुन के पहुँचे हैं या नॉमिनेट होकर पहुँचे हैं, उन लोग, जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, उसके प्रति वो उत्तरदायी हैं। जैसा आज भी होता है कि जो भी सरकार होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो विधानसभा या फिर केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ में ये कहा गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और गवर्नर जनरल है, वो ही जो रिजर्व सूची है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसमें कानून बना सकते हैं। और ये चाहे तो जो ट्रांसफर्ड सूची भी है उसमें भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसमें कानून बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नर और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, इन दोनों ने अपनी सूची में तो अपना बनाने का, कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखा ही, साथ में हमारी जो सूची हमको मिली थी, ट्रांसफर्ड सूची, हस्तांतरित सूची, इसमें भी इनका इंटरफेरेंस का अधिकार इनको प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर या विधायिका पे कि इनको क्या क्या मिला है। तो इसमें हमने देखा कि भाई मांग हो ही रही थी कि और भारतीयों को आप, जो आपकी विधायिका है या लेजिस्लेटिव बॉडीज है, उसमें आप एंट्री दीजिए। तो इसमें देखा गया कि सबसे पहले जो प्रांत के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभाएं हैं, उसमें संख्या बढ़ा दी गई और बोला गया कि लगभग 70% लोग इलेक्टेड रहेंगे, मतलब आमतौर पर कहे तो भारतीय ही रहेंगे। और मैंने जैसे बताया कि कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, इंडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, वो नॉमिनेट किए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया कि ये जो 70% लोग आएंगे, ये कम्युनल बेसिस पे और क्लास इलेक्टोरेट्स में बट के आएंगे, मतलब कुछ लोग मुस्लिम रहेंगे, कुछ सिख रहेंगे, कुछ हिंदू रहेंगे, सब हम देखेंगे अभी क्या क्या बाइफर्केशन हुआ है। साथ में यहाँ पे कुछ महिलाओं को भी वोट मिला, लेकिन ध्यान रखिए कुछ महिलाओं को, क्योंकि यहाँ पे वोट देने का क्राइटेरिया क्या है हम अभी देखेंगे। हर कोई वोट नहीं दे सकता कि कोई भी, जैसे अभी क्या होता है, 18 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति भारत में, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्लास, लिंग का हो, लेकिन वो वोट दे सकता है। उसको वोट देने का जो अधिकार है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसका, और उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। और साथ में ये कहा कि जो गवर्नर होंगे, किसी भी बिल को पास करने के लिए उनकी मंजूरी जरूरी है। जिस तरह आज हमारे देश में राज्यों में जो राज्यपाल के सिग्नेचर लगते हैं और केंद्र सरकार में जो बिल बनते हैं, एक्ट बनता है, उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं, वैसा ही कुछ प्रावधान इसमें किया गया। मतलब ये सारी चीज़ आज भी हम देख रहे हैं। मतलब इन सब की जो नींव है या बीज है, ये हम सोर्स कहाँ से देख रहे हैं, 1919 के एक्ट से। और ये बताया गया कि कभी अगर कभी इंपॉर्टेंस है या फिर बहुत ज़रूरी है कोई कानून बनाना, तो गवर्नर उसके लिए ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। ये हमने पिछले 1861 वाले एक्ट में भी बात कर ली थी इसकी। अब बात करते हैं केंद्र सरकार में क्या हो रहा था। ये जो केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ भी किस तरह के बदलाव हुए थे, ये तो अपने प्रांतों में देख लिया। मतलब ये सारे बदलाव हमने मुंबई के प्रांत में हो रहे होंगे, मद्रास वाले प्रांत में हो रहे होंगे, अवध के प्रांत में हो रहे होंगे, पंजाब के प्रांत में हो रहे होंगे, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है वहाँ पे हो रहे होंगे। मतलब जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे उस टाइम के, वहाँ पे तो ऐसे बदलाव थे। अब बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उधर क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि जो गवर्नर जनरल रहेगा, जो भारत का गवर्नर जनरल, या आप कहें तो वाइस रॉय जो रहेंगे साहब, वो तो मुखिया हैं किसके, चीफ एग्जीक्यूटिव के। मतलब जो भी कार्य करवाना है, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी है, उसके मुखिया कौन है इस देश के, गवर्नर जनरल, या आम भाषा में कहें वाइस रॉय, या आम भाषा में कहें तो इस टाइम 1916 से 1931, 1915 से 1931 तक कौन थे यहाँ पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद यहाँ भी दो सूचियाँ बनाई गई काम को लेकर, भाई किस किस विषय में कौन कानून बनाएगा। तो यहाँ पे दो सूचियों के नाम थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल, मतलब केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। प्रांतों में दो सूची थी, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। केंद्रीय स्तर पे दो सूची हैं, केंद्रीय लिस्ट और प्रांतीय लिस्ट। तो जैसा कि जो प्रांतीय लिस्ट है उसमें जो भी कुछ कानून बनाने हैं, वो जो प्रांत की सरकार है वो देखेगी, या प्रांतों के जो प्रतिनिधि है वो देखेंगे। जैसे आज हम देखेंगे कि हमारे पास दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं और राज्यों से जुड़े हुए जो भी काम है वो करवाते हैं, और जो लोकसभा होती है वो पूरे देश के लिए होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि सेंट्रल और जो प्रोविंसेस सेपरेट पार्ट दिए गए, और सेंट्रल के लिए तो जो केंद्र सरकार है, जो वहाँ पे लोग चुन के बैठे हैं, जिसके मुखिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या वाइस रॉय साहब हैं, वो रहेंगे। और जो प्रांतीय लिस्ट है उसके लिए जो प्रांत के लोग वहाँ पहुँचेंगे वो उसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। साथ में कहा गया कि भाई जो वाइस रॉय हैं
उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 मेंबर्स हैं अभी, उनमें से 3 मेंबर्स जो रहेंगे वो भारतीय रहेंगे। और ये कहा कि गवर्नर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, प्रांतों में जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। और ये भी कहा गया कि किसी भी ऐसे बिल को जो वाइसराय है या गवर्नर जनरल है वो उसको सर्टिफाई कर सकता है, उसको वैध करार कर सकता है, भले उस बिल को जो केंद्रीय लेजिस्लेचर है उसने अमान्य घोषित कर दिया हो। मतलब अगर लेजिस्लेचर किसी बिल को नहीं चाहती कि वो पास हो, फिर भी गवर्नर जनरल चाहे तो उसको पास करवा के कानून बनवा सकता है। और यहाँ पे जो विधायिका है वो अब 2 सदन में बट गई। आम भाषा में जिस तरह आज आपके पास केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसकी जो नींव थी 1919 में पड़ गई थी। और इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तब लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, आज उसको क्या कहते हैं, लोकसभा। और काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से एक और सभा बनी थी जिसको आज हम कहते हैं राज्यसभा। तो 2 हाउसेस का जो गठन है वो भी वहाँ पे हुआ। तो 2 सदनों का गठन केंद्र में हो रहा है, कामों का बंटवारा प्रांतों में हो रहा है। ये सब हमने बातें देखी कहाँ, 1919 के एक्ट में। अभी देख लेते हैं कि 2 सदन जो हमने केंद्र बनाए हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, इनमें कौन कौन से लोग कैसे कैसे चुने जाएंगे और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी आज की लोकसभा, उसमें कुल उस टाइम कितने मेंबर थे, 145 मेंबर थे, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड थे, मतलब उनका चुनाव नहीं होगा, निर्वाचित वो उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, मनोनीत कर दिया जाएगा। और जो 104 थे वो इलेक्टेड थे। तो कुल कितने थे, 145 मेंबर्स की लोकसभा थी, सॉरी उस टाइम की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, आज की लोकसभा, जिसमें 41 मनोनीत थी और 104 इलेक्टेड थे। दूसरा जो मनोनीत थे 41, उसमें से 26 ऑफिशियल थे और 15 नॉन ऑफिशियल। तो इनमें से क्या अंतर होता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑफिशियल वो लोग कहलाते हैं जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहे थे, तो वो ऑफिशियल कहलाए। और जो ब्रिटिश सरकार में काम नहीं कर रहे थे, ऐसे भारतीय जो ब्रिटिश सरकार में, या ऐसे लोग जो ब्रिटिश सरकार में काम नहीं कर रहे थे, वो नॉन ऑफिशियल कहलाए। बड़ा सिंपल से इसमें फंडा है। अब जो 104 लोग इलेक्टेड होके आ रहे हैं, चुनाव जीत के आ रहे हैं, वो कौन होंगे, तो 52 सीट तो जनरल के लिए थी, 30 सीटों में मुस्लिम लोग आएंगे, मतलब वहाँ पे मुस्लिम ही लोग उनको चुनेंगे और मुस्लिम ही वहाँ से जीतेगा। 9 यूरोपियंस के लिए सीट रखी गई थी, 7 सीट जो थी लैंड लॉर्ड ज़मींदारों के लिए थी, कि मतलब यहाँ से ज़मींदार ही खड़े होंगे, वही जीतेंगे। 4 ऐसे थे जो कि जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया कम्युनिटी। इंडिया कम्युनिटी में ऐसे लोग जो भारत में बस गए थे, विदेशी या भारत में बस गए जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी कम्युनिटी को इंडिया कम्युनिटी यहाँ पे कहा गया है। तो उनमें से 4 लोग चुने जाएंगे और 2 लोग सिख से आएंगे। तो ये जो था कम्युनल बाइफर्केशन, जिसमें हमने देखा कि जात पात के आधार पे और रंग के आधार पे ये बाइफर्केशन हुआ है, ये आज भी लगभग है। लेकिन आज सिखों के लिए कोई सीट नहीं होती है, आज मुस्लिमों के लिए कोई फिक्स सीट नहीं है। आज जो हमारा बाइफर्केशन है वो SC ST के लिए है और साथ में एंग्लो इंडियन के लिए था, जो कि अभी फ़िलहाल सस्पेंड है एंग्लो इंडियन वाला, लेकिन SC ST के लिए हमने बाइफर्केशन करके रखा है। तो ये सारा जो बाइफर्केशन था, तो इन लोगों ने कम्युनल के आधार पर किया था, हम लोगों ने उसको जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आधार पर किया है। तो 145 लोगों की कुल थी उस टाइम की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोकसभा आज जानते हैं। और यहाँ पे जो लोग नॉमिनेट होकर पहुँच रहे हैं, इनको नॉमिनेट कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल या तत्कालीन वाइसराय। और ये लोग एंग्लो इंडियन भी हो सकते हैं और इंडियन क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं। और ये जो नॉमिनेशन हो रहा था ये 3 सालों के लिए हो रहा था। मतलब ये बात कहें तो ये जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हमने बात की, जो आज की लोकसभा है, उसका उस टाइम कार्यकाल कितने साल का था, 3 साल का था। आज लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का। अच्छा, अब अपर हाउस की बात कर ले कि जो राज्यसभा है, आज की राज्यसभा, तो आज की राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का, लेकिन उस टाइम के जो अपर हाउस थी काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आज की जो राज्यसभा है उसमें 250 मेंबर्स हैं। उस टाइम के जो राज्यसभा थी जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट करे, तो उसमें कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे, 60 मेंबर्स, जिसमें 27 नॉमिनेट थे और 33 इलेक्टेड थे, इनका चुनाव होना था। और नॉमिनेशन में भी यही 2 बातें, कोई नॉमिनेट कौन रहेंगे, 17 ऑफिशियल्स और 10 नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब ऐसे लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नौकरी कर रहे हैं और उनको सरकार ने बोला या वाइसराय ने बोला कि भाई आपको हम मनोनीत कर देते, तो 17 इसमें ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल वो लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नौकरी नहीं कर रहे। अब 33 लोगों का जो चुनाव हो रहा था वो कौन थे, 16 जनरल लोगों की सीट थी, कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है। 11 सीट मुसलमानों के लिए फिक्स थी, 3 यूरोपियंस के लिए फिक्स थी और 1 सिख के लिए फिक्स थे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इनको अधिकार मिले थे। जो लोग यहाँ पहुँच रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको अधिकार क्या क्या मिले थे। तो पहला अधिकार ये था कि भाई आपको सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वोट जब भी होगा बजट पे तो उसमें वोट दे सकते हैं। दूसरा क्या था कि जो बजट होगा उसका सिर्फ 25% हिस्सा ही वोटेबल होगा, बाकी वोटेबल नहीं होगा। साथ में कहा कि अगर दोनों हाउसों से बिल जो लॉ है वो पास होगा, तभी जो बिल है वो पास होगा तभी लॉ बनेगा, जैसा आज भी होता है मनी बिल को छोड़ के। साथ में ये कहा गया कि कभी अगर ऐसा डेडलॉक हो जाता है, कोई ऐसा बिल है जो पास नहीं हो पा रहा, उसके लिए
दोनों हाउसेस में जॉइंट कमेटी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, जो आज भी हमारे पास है। साथ में गवर्नर जनरल के पास क्या क्या पावर मिली इस 1919 के एक्ट में, तो इसमें यह कहा गया कि भाई अगर दोनों सदन कोई बिल को पास भी कर दे, लेकिन अगर गवर्नर जनरल उसको एसेंट नहीं देता है, उसको अनुमति नहीं देता, उसको मंजूरी नहीं देता, तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। साथ में ये कहा गया कि इसकी बिना मंजूरी के कोई भी बिल लेजिस्लेचर में शुरू नहीं हो सकता। ऐसा आज हमारे पास मनी बिल के लिए सिर्फ होता है कि मनी बिल के लिए हमें प्रायर अनुमति चाहिए होती है राज्यपाल से या राष्ट्रपति से। और साथ में कहा कि इस तरह का कोई अगर ऐसा बिल नहीं बनेगा या ऐसा एक्ट नहीं आएगा जो कि देश की जो अखंडता है, पीस है, उसको हानि पहुंचाए। और साथ में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल चाहे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने का अधिकार या उसको जो सभा है उसको भंग करने का अधिकार उसके पास है, और किसको डिबेट कराना है, किसको नहीं कराना है, ये सब अधिकार गवर्नर जनरल के पास है। साथ में ये कहा कि आप कौन लोग वोट देंगे, जो लोग वोट देंगे अभी तो लोग चुन के जाएंगे। तो पहली बात मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें शर्त ये थी कि आप साल के 3,000 रुपये लैंड रेवेन्यू से कमा रहे हो और आपकी टैक्सेबल इनकम है, तभी आप इसमें वोट दे सकते हैं। साथ में ऐसे कुछ लोग जो कि यूनिवर्सिटी की जो सीनेट होती है उसके मेंबर्स हैं, या फिर लोकल बॉडीज़ में कुछ पद में हैं, या फिर कुछ इनके पास स्पेसिफिक टाइटल्स दिया है गवर्नर जनरल ने, तभी ये लोग वोट दे सकते हैं। अब इंडिया काउंसिल की बात कर ले, तो जो इंडिया काउंसिल थी वाइसराय की, उसमें कम से कम 8 मेंबर्स होने चाहिए, अधिकतम 12 मेंबर्स होने चाहिए। और साथ में कहा गया कि जो इनमें से आधे मेंबर्स होंगे उनको भारत में ही पब्लिक सर्विस का अनुभव होना चाहिए, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम कर चुके हों, और इन सब का टेन्योर 5 साल का होगा, और इनकी जो सैलरी होगी वो 1,000 पाउंड से लेकर 1,200 पाउंड तक की होगी, और इसमें से 3 लोग कौन होंगे, भारतीय होंगे। तो ये सारी बातें थी 1919 के एक्ट में। और ये इस एक्ट में ये भी कहा गया कि 10 साल बाद एक और हम कमीशन लाएंगे, और देखिएगा इस एक्ट से क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुआ, और इसी को देखते हुए फिर साइमन कमीशन इस देश में आता है। और इस एक्ट ने हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की एक पोस्ट लंदन में शुरू की, और एक तरह से भारतीयों ने जो ज़्यादा डिमांड की थी कि हमें स्वायत्ता दी जाए, हमें स्वराज दिया जाए, वो सारी बातें इसमें नहीं मानी गई। और बाद में फिर गांधी जी इस एक्ट से दुखित होकर फिर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में भी शुरू होगा। तो दोस्तों ये रहा 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।